हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के फिजिक्स के PYQ को देखेंगे। मतलब इसमें फिजिक्स से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सिर्फ उसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसे समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है कम समय में, और आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको यह पता चलेगा। इसमें हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ लिए, और ये 25 MCQ आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर MCQ है। तो आप लोग ज़रूर अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए आगे एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया। दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब एक मीडियम है, उसमें स्पीड का लाइट आपका कितना दिया गया। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया। देन आपसे पूछा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, मतलब इसका अपवर्तनांक आपसे पूछा गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू C/V। सी हमारा क्या होता है, सी डैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एंड भी बोले तो उसका भी मतलब उसका स्पीड, मतलब उस मीडियम में लाइट का क्या स्पीड है ये हमें बताना है। तो चलिए फार्मूला पे पुट करते हैं। हमारा एन बराबर होता है C/V। सी का मान हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। एंड डिवाइडेड बाई उस मीडियम में स्पीड कितना है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ हमारा कैंसिल आउट हो गया। एंड 2 से ये हमारा कितने बार में कैंसिल होगा, तो 2 से यदि हम लोग 3 को डिवाइड देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1 बार में लगेगा। एंड 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ना। तो देखिए 1 पॉइंट समथिंग सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसे पूरा डिवाइड देने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQ में 2 बार पूछा गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट हमारा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम कैसे लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर E × A। ई क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो E बराबर F/Q। डैट मीन्स इसे हम लोग लिख सकते हैं F/Q × A। तो एफ का हम लोगों का क्या होता है, फोर्स है, तो फोर्स का क्या हो जाता है हम लोगों का न्यूटन हो जाता है। एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाता है। एंड डिवाइडेड बाई हमारा क्यू बैलेंस चार्ज हो जाता है। डेट मीन्स आ गया ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बट आपको यह याद रखना है क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल सेपरेटेड बाय, मतलब यहाँ से यहाँ का सेपरेटेड बाय, देखिए टू पोटेंशियल को कितना से सेपरेट किया, 1 सेंटीमीटर। बट 1 सेंटीमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज 10 वोल्ट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब देखिए क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 1 वोल्ट इधर एक यहाँ है, तो इसके बीच का डिस्टेंस हमारा कितना दे दिया गया है, वो हमारा 1 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है। एंड कितना वोल्ट से सेपरेटेड है, तो 10 वोल्ट से। देन आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, बता रहा बताइए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये 1 सेंटीमीटर दिया गया ना फ्रेंड्स, इस 1 सेंटीमीटर को हम लोग चेंज करेंगे, 1 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे। डैट मीन्स 100 से डिवाइड देंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा 0.01 मीटर। कॉमा वी बराबर कितना दिया गया हमारा 10 वोल्ट। अब आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, मैंने जब आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कराया था तो उसमें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर हमारा क्या होता है, V/d, मतलब वो कितना डिस्टेंस से सेपरेटेड है। V बोले तो वोल्टेज, वोल्टेज कितना आपका 10 है, और सेपरेटेड बाई डिस्टेंस कितना है हमारा 100। तो यह क्या होगा, अब चलिए हम लोग इसे, सॉरी फ्रेंड्स, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस हमारा है 0.01, गलती से मैं यहाँ पे लिख दिया, तो सेपरेटेड बाई 0.01 हो जाता है। एंड इससे जब यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे, यानी मल्टीप्लाई बाई ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 100। डैट मीन्स इसे सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा 1000। हम लोगों का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्या है, कैपेसिटर से लिया गया। इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने जब आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे डिटेल में करके बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब पहला कैपेसिटेंस कितना है, 20 माइक्रोफेराड है। ठीक है भैया, 20 माइक्रोफेराड। इफ अ डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेट डबल, यानी उसका जो डी होता है ना, जो फार्मूला आपको हम बताए थे फ्रेंड्स, उसमें डी को क्या कर रहा है, डबल कह दिया गया है। देन आपसे पूछ रहा है न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा। तो मैंने आपको उस समय एक शॉर्ट ट्रिक बताया था और एक लॉन्ग ट्रिक बताया था। तो लॉन्ग ट्रिक आप फार्मूला से उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या था फ्रेंड्स, मैंने उस समय आपको बताया था ये जो कैपेसिटेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d के बराबर होता है। ठीक है।
तो उस समय मैंने आपको बताया था यदि हम लोग क्या करेंगे, डी को डबल करेंगे। मान लीजिए आप डी को डबल कर दीजिएगा भैया, पहले ये है, ठीक है। अभी ये जो नया कैपेसिटर है, पहले वाला कैपेसिटर से आपका ये आया, अब बोल रहा है डी को डबल कर दी, यानी सी डायरेक्ट, सॉरी फ्रेंड, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2D हो जाएगा ना। यानी क्या हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है, 1/2 हो रहा है ना। यानी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी 20/2, यानी 20/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 10 हो जाएगा। 10 माइक्रोफैराड हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे, वो बोल रहा है डी को डबल, तो डी को डबल किए हैं भैया आप, तो 1/2D आ गया ना। यानी पहला कैपेसिटर इसका कितना, इसका 1/2D हो जाएगा। यानी बोले तो पहले 20 था, तो उसमें 2 से भाग दे देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 10 माइक्रोफैराड। सीधा बोले ना, डबल कर रहा है ना, यानी वो हाफ हो जाएगा। आपको माइंड में रखना। और फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो में बताया था, तो आप लोग उसे जरूर देखना फ्रेंड्स। क्रिप्चॉप्स लॉ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। देखिए 2-3 लॉ है आपकी इंपॉर्टेंट है, आगे मैं डिस्कस करूंगा। क्रिप्चॉप्स लॉ बेस्ड ऑन द, मतलब क्रिप्चॉप्स सेकेंड लॉ किस नियम पे आधारित है, चार्ज के संरक्षण पे, ऊर्जा के संरक्षण पे, मास के संरक्षण पे, या फिर मोमेंटम के संरक्षण पे। तो किरचॉप्स का सेकेंड लॉ हमारा एनर्जी पे रहता है, और इसमें सम्मेशन और वोल्ट बराबर हमारा 0 हो रहता है। तो आप इसे याद रखना, ये किस पे संरक्षण पे है, तो एनर्जी के संरक्षण सिद्धांत पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैंने जब आपको इलेक्ट्रिसिटी बताया था, वहाँ पे किरचॉप्स के हमने 2 नियम जाने, तो ठीक है, एक फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड वन इज सेकेंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या था, वो हमारा किसका संरक्षण था, तो वो हमारा चार्ज के संरक्षण सिद्धांत, दूसरा हमारा एनर्जी के संरक्षण सिद्धांत। और मैंने आपको बताया था किरचॉप्स के फर्स्ट लॉ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाया भी था। एंड सेकेंड वन, किरचॉप्स का जो सेकेंड लॉ, यहाँ से बस ओनली अगर पूछे जाएंगे तो सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग देख लेना फ्रेंड्स। फर्स्ट लॉ से न्यूमेरिकल क्या था कि इधर इधर से करंट आ रहा है, इधर से तो कितना करंट पास होगा, उसे जंक्शन लॉ भी बोलते हैं फर्स्ट लॉ को। एंड सेकेंड लॉ को आपको वोल्टेज के लॉ से भी जाना जाता है, तो इसे आप लोग याद रखना फ्रेंड्स, काम आ सकता है। थर्ड हमारा कह रहा है अ करेंट 3 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू ए वायर, मतलब आपके पास एक तार है, उसमें 3 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, मतलब पास कर रहा है, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू ए सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में फिर उससे कितना करंट हम लोगों का पास होगा। तो आपको पता होना चाहिए करंट निकाल, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला। जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने पढ़ाया था, तो उसमें एक फार्मूला बताया था, क्यू बराबर हम लोगों का एन ई हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप बोलिएगा भैया कि इसमें क्या, आपको तो चार्ज क्यों नहीं दिया गया, इन तो निकालना है, ठीक है निकाल लेंगे। ई हमें पता है, क्वेश्चन में दिया गया नहीं, तो आपको याद रखना, कभी कभी मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ठीक है, आपको यह पता। अब आप बोलेंगे हमें क्यों नहीं दिया गया, ठीक है, क्यों नहीं दिया गया। तो मैंने आपको क्यों निकालना सिखाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में। क्यू बराबर क्या होता है हमारा, आई इंटू टी इज इक्वल टू एन ई हो जाता है, ठीक है भैया। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, उस वीडियो में हम बताए थे ना। तो ठीक है, अब आप से हम पूछ रहे हैं क्या आपको आई दिया गया है, तो हाँ बोलिएगा 3 एम्पियर दिया गया। अब आप बोलेंगे टी नहीं दिया गया है ना, तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए भैया, यहीं पे देखिए क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड में थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर विजुअल हो। अब आप जरा ध्यान से देखिए, टी बोला है क्या, पासेस पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में, यानी टी बराबर क्या है, 1 सेकेंड, यानी टी भी दिया गया है। एन तो आपको निकालना है, एंड ई बराबर आपको पता है, तो सब चीज़ों को पुट कीजिए और आंसर को फाइंड आउट कीजिए। हमारा ये कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा, ये 1 सेकेंड हो जाएगा, इज इक्वल टू एन निकालना है, ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हम लोग, सॉरी सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा फ्रेंड्स ये। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब हो जाएगा। तो इसे आपने ध्यान रखना। और ये हमारा क्या है, ऊपर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1.6, और ये ऊपर जाकर हो जाएगा 10⁻19 पॉजिटिव में हो जाएगा। और जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आएगा हमारा 1.87। जाहिर सी बात है भैया, आप 3 में इतना छोटा से इससे डिवाइड दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है कम चीज़ ही बचेगा ना। तो देख के ही ऑप्शन लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहा है, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड। आपको मैंने उस समय बताया था कि सोलेनोइड जो रहता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा रहता है वो क्या रहता है, हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। ये 2 बार पूछा गया तो इसे आपने याद रखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या आपसे कर रही है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में यदि न्यूमेरिकल रहेंगे और टफ रहेंगे तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा है कि 220 वोल्ट है एंड 100 वाट को बल्ब को क्या किया, मतलब एक लीजिए 220 वोल्ट है, ठीक है, 100 वाट का बल्ब है, उसको कनेक्ट कर दिया अब 110 वोल्ट के सप्लाई से। तो बताइए भैया पावर कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि पावर निकालना है। तो पी बराबर हम लोग अच्छे तरीके से उस वीडियो में मैंने बताया था, पी बराबर हम लोगों का क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है भैया, आपको पावर निकालना। पहले एक बल्ब था ना, उसको 220 वोल्ट और 100 वाट से कनेक्ट किया। अब उसको बोल रहा है नहीं भैया हम 110 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, तो बताइए पावर कितना लगेगा। ठीक है, तो पहले वाले इससे हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। यानी इस फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, आर निकालेंगे। तो चलिए हम लोग आर को निकालते हैं। आर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। भी का मान कितना दिया गया, 220 वोल्ट, यानी 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, आर। एंड पी का मान कितना दिया गया है, तो पी का मान हम लोगों का 100 वाट दिया गया, तो ये हमारा 100 वाट हो गया। तो यहाँ से आर बराबर यदि हम लोग निकालें तो आर बराबर क्या आएगा, आर बराबर आएगा 220 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 220 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 484, 22 का कितना होगा, तो 484। डबल जीरो, एक जीरो है तो वो डबल जीरो होगा, स्क्वायर होने के बाद डिवाइडेड बाई 100, जीरो से जीरो कट गया, यानी आर बराबर आपका कितना आ गया, 484। इसे आप लोग नोट डाउन कर लें, मैं इरेज करता हूँ फिर आपको आगे सॉल्व करना बताता हूँ। आर बराबर कितना आ गया हमारा, 484 ओम। तो चलिए इसे हम लोग लिख लगते हैं। आर बराबर हमारा कितना आ गया, 484 ओम आ गया। एंड अब वोल्टेज कितना से कनेक्ट है, तो भी बराबर आप बोलिएगा 110 वोल्ट से कनेक्ट है। तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर हमारा हो जाता है वी स्क्वायर बटा आर, वी स्क्वायर बटा आर। तो बताइए नए का वोल्टेज कितना है, नए का वोल्टेज हमारा 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हम लोगों का रेसिस्टेंस कितना निकाले हैं, 484, 484। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए और जल्दी से आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर आपको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है। देखिए सिंपल था, पहले जो बल्ब था वो 220 वोल्ट पे कनेक्ट था, ठीक है भैया। अब उसको बोल रहा है 110 वोल्ट पे कनेक्ट किए, तो पावर बताइए, मतलब आपके घर में 220 वोल्ट का बिजली आ रहा है, ठीक है ना। अब नहीं, अब हम 100 वोल्ट के सप्लाई से वो बल्ब को कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो बताना है पावर कितना लगेगा, बस यही था, ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपसे पूछा गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन होता है। एक बार डायमेंशन फार्मूला पूछा गया, 2 बार आपको क्या पूछा गया है, 2 बार आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट पूछा गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट हमारा वेबर होता है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। और आपको बताना है 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना होता है। मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो में बताया था, तो आपको यह बताना है 1 टेस्ला कितने के बराबर होता है, क्योंकि एक बार टेस्ला के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंज लॉ इज एसोसिएटेड, मतलब लेंज लॉ क्या बताता है, क्या मोमेंटम के संरक्षण सिद्धांत को बताता है, या फिर मास के संरक्षण सिद्धांत, या फिर चार्ज के संरक्षण सिद्धांत, या फिर एनर्जी के संरक्षण सिद्धांत। तो लेंज लॉ है हमारा एनर्जी के संरक्षण सिद्धांत। देखिए 2 लॉ आपके एली के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा, फर्स्ट आपका हो जाता है क्रिप्चॉप्स लॉ। क्रिप्चॉप्स लॉ में हमने 2 लॉ देखा, मैंने जस्ट आपको अभी डिस्कस किया, लॉ 1 एंड लॉ 2, ठीक है। एंड सेकेंड हमारा होता है लेंज लॉ। लेंज लॉ भी यहाँ पे, तो आपको ये दोनों को अच्छे से क्लियर करना है, और क्रिप्चॉप्स फर्स्ट लॉ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो ये देख के ही बताएंगे साउंड वेव हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहचानने का तरीका मॉडर्न फिजिक्स जब हम लोग कंप्लीट किए थे, मॉडर्न फिजिक्स के 2 सेट हम लोग किए थे ना, वीडियो 1 एंड वीडियो 2, उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरी नहीं होगी, मतलब निर्वात में भी ये हमारा फॉलो करेगा। बट अनदर वेव, कोई भी यदि दूसरा वेव रहता है तो उसका क्या है ना, उसे फॉलो करने के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियम की जरूरत है। तो साउंड जो हमारा होता है उसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अगर निर्वात में बंद कर दिया जाए, कोई भी माध्यम नहीं हो, तो आपका साउंड यहाँ से यहाँ ट्रेवल नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। दैट मीन्स हमारा साउंड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। बाकी अदर ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए एक्सरे,
बिना मीडियम के जाएगा। लाइट भी निर्वात में बिना मीडियम के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड से। माइक्रोवेव बिना स्पीड से। तो आपने ध्यान रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, यह भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कम क्वेश्चन में आपको ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है। कह रहा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज -20 mm, द मिरर इज, आपको बताना है मिरर। अब आपको मैंने इतने अच्छे तरीके से उस वीडियो में बताया था मॉडर्न फिजिक्स में, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो। मतलब कह रहा अवतल दर्पण, उसका फोकस दूरी हमारा क्या है, हमारा -20 सेंटीमीटर है। तो वो कौन सा दर्पण होगा, तो वो हमारा कॉनकेव मिरर होगा। यहाँ पे गलती से पहले ही लिखा गया था फ्रेंड्स, बट कोई नहीं, आपको बताना है वो कौन सा मिरर होगा। तो वो हमारा कनकेव मिरर होगा। और एक कंसेप्ट जान लीजिए, यदि फोकल लेंस माइनस में है डैट मीन्स वो हमारा कनकेव हो जाएगा। CONCAVE बोले तो अवतल दर्पण हमारा हो जाएगा। यदि फोकल लेंथ हमारा प्लस में है, ठीक है, तो कन्वेक्स, कन्वेक्स बोले तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यदि फोकल लेंथ हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, तो वो हमारा प्लेन मिरर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखना। माइनस डैट मीन्स कन्वेक्स हो जाएगा हमारा, सॉरी कॉनकेव हो जाएगा, प्लस यानी कॉनकेव हो जाएगा, माइनस यानी हमारा सॉरी इनफाइनाइट है। ये नहीं फाइनाइट, इनफाइनाइट हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर का होगा। तो ध्यान देना, आपसे एग्जाम में यह पूछा गया। डैट मीन्स जरूरी नहीं कि इस बार भी यह पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच कलर हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आपको बताना है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है। यहाँ से देखिए, यह क्वेश्चन को ना दो तरीके से घुमा के आपके एग्जाम में पूछा गया। दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। अभी आपसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, एफ जो हमारा होता है डायरेक्टली बोले तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा हो जाता है 1/वेवलेंथ के। ठीक है भैया, 1/वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक चीज़ को भूल जाइए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन से कलर का होता है, तो आप बोलेंगे रेड का होता है सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य। तो RED रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा भैया, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। सबसे कम किसका होता है, जो सबसे नीचे नहीं दिखता है दूर तक। वेवलेंथ मतलब क्या, जो सबसे ज़्यादा दूर तक दिखाई जाता है, डैट वाई ना हम लोग रेलवे सिग्नल में रेड का उपयोग करते हैं। और कौन नहीं दिखाई देगा, तो आप बोलेंगे कि वो हमारा वायलेट होता है, VIOLET वायलेट। इसका वेवलेंथ बोलेंगे सबसे कम होता है। ठीक है, ये हमारा वेवलेंथ हो गया। आपसे एग्जाम में पूछेगा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन सा है, तो रेड। बट इस तरीके क्वेश्चन न के बराबर देखने को मिलते हैं। कभी कभी यदि आपका भाग्य अच्छा रहा तो इस तरीके के इजी प्रश्न आएंगे, वरना ये 10th लेवल में आते हैं। आपके एग्जाम में क्या रहेगा, पूछेगा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है। तो देखिए भैया, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि यह हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डैट मीन्स वेवलेंथ जितना ज़्यादा कम उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब बताइए सबसे कम वेवलेंथ किसका है, सबसे कम वेवलेंथ हमारा वायलेट कलर का है। डैट मीन्स वायलेट इज अ करेक्ट आंसर। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है, सबसे कम, यहाँ पे हाईएस्ट पूछा ना। अब फ्रीक्वेंसी को कम करना, अब कलर चेंज करता हूँ ताकि समझे। अब हमें फ्रीक्वेंसी को कम करना है, तो कम करने के लिए क्या, वेवलेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। यानी वेवलेंथ बढ़ाने के लिए कौन कलर लेके आएंगे, तो लाल लेके आएंगे, तो रेड कलर। अब आपको क्लियर हुआ। अब आपके एग्जाम में हाईएस्ट पूछे या लोएस्ट पूछे, एग्जाम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा गया तो हमारा वायलेट हो गया, लोएस्ट पूछा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। तो कंसेप्ट को आपको समझना है फ्रेंड्स, ऐसा कंसेप्ट आपको कहीं समझाया हुआ नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स आपके लिए मेहनत करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। कह रहा है 15 नंबर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अच्छी तरीके से बताया था। आप लोग प्लीज़ मॉडर्न फिजिक्स को अच्छे से क्लियर कर लो फ्रेंड्स। मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पता चला कि जो हमारा लाइट का है ना, पार्टिकल नेचर भी शो करता है। उससे पहले हमें पता था कि लाइट हमारा वेव नेचर को शो करता है, बाद में पता चला लाइट हमारा पार्टिकल नेचर को भी सपोर्ट करता है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक से हमें पता चला कि लाइट जो क्या है, हमारा पार्टिकल नेचर शो करता है। उसी से हमें पता चला इसके क्या है, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर डैट मीन्स वो वेव भी होगा और पार्टिकल भी होगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक वाले में। दो वीडियो मैंने मॉडर्न फिजिक्स पे बनाया, दोनों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स के टोटल PYQ है, तो आप लोग उसे कवर करना फ्रेंड्स ज़रूर। और आप एक चीज़ बताना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से
पार्टिकल नेचर है, यह किसने बताया था, कौन से साइंटिस्ट से जिसने बताया था, ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क फंक्शन इज मेजर्ड। वर्क फंक्शन फ्रेंड्स क्या मेजर करता है, तो मैंने आपको बताया था ये मेटल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी लगता है वही हमारा वर्क फंक्शन बताता है। तो एनर्जी लगता है, डेट मीन्स एनर्जी मतलब बोले तो जूल लगता है। कितना ताकत लगता है, ताकत यानी एनर्जी यानी जूल, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए अच्छे क्वेश्चन बताए। न्यूक्लियर रिएक्टर कंजर्व। न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है, तो नाभिकीय अभिक्रिया में हमारा मास भी संरक्षित रहता है, चार्ज भी संरक्षित रहता है और मोमेंटम भी संरक्षित रहता है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग पढ़ेंगे ना, E=mc²। यानी देखिए यहाँ पे मास भी संरक्षित है, एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी ही हमारा मास में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी एनर्जी मास हमारा दोनों संरक्षित और हमारा चार्ज भी संरक्षित रहता है। एंड तो हमारा करेक्ट आंसर हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एनर्जी एंड मास हमारा दोनों संरक्षित रह जाएगा। अब आपको फ्रेंड्स एक चीज़ बताना है, इस क्वेश्चन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये हम मैंने खुद से आपको लिए लिखा था। आपको बताना है, जब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1, हमारा जो परमाणु बम रहता है वो नाभिकीय कौन सा अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा परमाणु बम हो गया। अब आपका आते हैं हम लोग हाइड्रोजन बम पे, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 3 सन हमारा सूरज जिससे हमारा लाइट आ रहा है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको कमेंट बॉक्स में ये तीनों का आंसर बताना है। मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कैसे किसमें और क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मस्त न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं क्या आपके एग्जाम में। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस 10 डे आफ्टर 20 डेज। मतलब कोई आपका रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस है, ठीक है, वो आपको बताना है कि मतलब उसका हाफ लाइफ कितना दिया गया है। तो उसका हाफ लाइफ जो फ्रेंड्स है, हमारा हाफ लाइफ हमारा कितना दिया गया है, तो हाफ लाइफ आपका 10 डेज दिया गया है। तो बताना है 20 दिन बाद वो कितना बचेगा, 20 दिन बाद वो मतलब एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये अपना आधा हो जा रहा है, 10 दिन में आधा हो जा रहा है। यदि मान लीजिए ये 100 ग्राम था ना, तो 10 दिन बाद ये कितना बचेगा, 50 ग्राम बचेगा, ठीक है, सॉरी सॉरी 50 ग्राम बचेगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि 20 दिन बाद वो कितना बचेगा। तो चलिए 20 दिन बाद देखते हैं कितना बचेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, मैंने बार बार वो फॉर्मूला लिखा था क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। एन टी यानी बचेगा सब्सटेंस, कितना बचेगा, तो एन नॉट वो सब्सटेंस का कितना, 1/2 के पावर टी बटा टी हाफ। अब आप बोलेंगे टी और टी हाफ क्या है, तो मैंने आपको बताया था भैया, टी बराबर कितना, टी मतलब कहने का मतलब है कितना दिन बाद पूछा, यानी 20। हाफ लाइफ कितना 10, यानी 1/2 के पावर 20/10, 10 से जाएगा 2 बार में, यानी 1/2 के पावर स्क्वायर, डैट मीन्स 1/4। आपको इस तरीके से फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ थोड़ा फास्ट करके बताऊँ, इससे भी फास्ट आपको करना है बोले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इस फार्मूला को नोट डाउन कीजिए, स्टिच करके रखिए वॉल पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में फ्रेंड्स आपसे पूछा गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ किससे एसोसिएटेड है, ओनली मतलब कहने का मतलब डी ब्रॉगली का वेवलेंथ जो है वो किसके लिए, ओनली फोटोन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, या फिर मूविंग पार्टिकल, या फिर न्यूट्रॉन के लिए। तो डी ब्रॉगली के बारे में वो एक इक्वेशन दी, क्या था, H/P। एच का मान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एच क्या है और इसका वैल्यू कितना होता है। एंड हमारा पी क्या होता है, पी हमारा मोमेंटम होता है और मोमेंटम मतलब क्या, वो मूविंग होगा, यानी मूविंग पार्टिकल के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को मैंने अलग तरीके से मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस किया था और यहाँ और इससे हम लोग न्यूमेरिकल को भी किए थे। तो मॉडर्न फिजिक्स ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप लोग इसको ईजिली मत लीजिए, प्लीज़ आप लोग एक बार देख लीजिए। कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले तो TIR, बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, कब होगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट को डेंसर मीडियम से, एकदम डेंसर मीडियम से किस में जाना होगा, रेयरर मीडियम में जाना पड़ेगा, तभी TIR बोले तो मिर्ग मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। और TIR के कारण ही हम लोग का मिर्ग मरीज का होता है, मतलब रेगिस्तान में जब आप यहाँ खड़े रहिएगा ना, तो आपको कहीं दूर यहाँ पे आपको पानी दिखेगा, बट जब आप यहाँ पे जाइएगा वो पानी आपका गायब हो जाएगा, नहीं रहेगा। एंड सेकेंड एग्जाम्पल आपका क्या होता है ना, जब आप बहुत बड़ी यदि आप हाईवे पे जाइएगा ना फ्रेंड्स, तो यदि आप यहाँ पे यदि दूर रहिएगा ना, तो आपको लगेगा ना यहाँ पे पानी पानी है, पानी पानी है, बट जब आप यहाँ पहुँचिएगा तो यहाँ पानी नहीं रहता। ये सब क्यों होता है,
तो ये आपके TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होता है? तो लाइट हमारा क्या करता है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है। ये डेंसर मीडियम है, इधर से जाकर रेयरर मीडियम में। डैट मीन्स हमारा क्या होता है, हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या पूछा गया, PYQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ कन्वेक्स लेंस फ्रॉम अ इन्वर्टेड और रियल इमेज। आपका देखिए कॉन्वेक्स लेंस है वो आपका क्या बताता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। वो कैसे बनता है, तो मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से उसमें डायग्राम बताया था कि ये हमारा एफ होता है, यहाँ पे हमारा 2F होता है। यदि इसके बीच में ही डालते हैं तो हमारा रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारा फॉर्म होता है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये 2 बार पूछा गया तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट AC टू DC। कौन सा ऐसा यंत्र है जो हमारे AC अल्टरनेटिंग करेंट को डायरेक्ट करेंट में कन्वर्ट करता है, तो वो हमारा रेक्टिफायर हो जाता है। एंड अब हम लोग कमिंग टू ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसफार्मर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल रहेंगे एंड क्या रहेंगे, सब्जेक्टिव रहेंगे। ट्रांसफार्मर में हम लोग 2 चीज़ों को देखे थे, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको फ्रेंड्स। प्लीज आप क्या देखिए, सेट 1 एंड सेट 2। मॉडल सेट मैंने अभी तक 2 करा दिया है, तीसरा कमिंग सून है, जल्दी ही आएगा। तो उसको देखिए, उसमें मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में एक एक चीज़ बताया था कि उसमें 2 कॉइल रहते हैं, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल रहेंगे। एंड उसमें मैंने आपको बताया था स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी आपको कमेंट करना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या काम है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हमारा क्या काम है, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग मॉडल सेट को क्लियर कीजिए, वहाँ से आपके एग्जाम में फ्रेंड्स मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। एंड मॉडर्न फिजिक्स जो मैंने कराया हो। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर हमारा RA/L हो जाता है। यहाँ से एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं एंड सेकेंड वन आपके सब्जेक्टिव आते हैं। तो इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट ओम मीटर रहता है। आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे कि हम लोग लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताया था, तो आपको वो पता होना चाहिए। कह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंग विड्थ इंक्रीज। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसका फ्रिंग विड्थ, इसको भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था कि इधर हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इधर से लाइट जा रहा है, ये डिस्टेंस क्या है। तो उसी में बोल रहा है फ्रिंग विड्थ जो है वो इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज करेगा, तो जब स्क्रीन डिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि स्क्रीन वाला जो डिस्टेंस उसको इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा, हमारा फ्रिंग विड्थ भी हम लोगों का क्या करेगा फ्रेंड, इंक्रीज करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसे आप लोग अच्छे से ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये देखिए जब पेपर टफ रहेगा ना तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। इन ब्रोगली सॉरी इन बोहर मॉडल, मतलब बोहर मॉडल के अनुसार से एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मतलब बोहर जी जो थे वो मॉडल दिया, ठीक है। तो उनके हिसाब से एंगुलर मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए वो फार्मूला दिए थे NH/2π। तो ये पूछेगा, इसे न्यूमेरिकल एक बार भी नहीं पूछा, बट एक ही बार ये पूछा गया था, किस में पूछा गया था, मे बी 2021 में ये था ये क्वेश्चन NH/2π। तो इसे आप लोग याद रखना। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन कभी देखने को मिला नहीं, बट इंक्लूड कर दिया हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में क्या किया हम लोगों ने, टोटल क्वेश्चन को कवर किया। टोटल के टोटल क्वेश्चन आपके PYQ से थे एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थे। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि आप तक सेट 1 एंड मॉडल सेट 2 नहीं देखे, देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेट 3 कमिंग सून है, जल्द ही आ जाएगा। और यह वीडियो पसंद है तो लाइक करें। यदि इसी तरीके के यदि आप और भी PYQ रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करें। और फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना फ्रेंड्स।